नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। एक बार फिर हम हाजिर हैं टैक्स से जुड़ी आपकी हर परेशानी दूर करने के लिए, चाहे वो टैक्स बचाने के टिप्स हो या फिर रिटर्न भरने की सावधानियां। हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपको बनाते हैं एक स्मार्ट टैक्स पेयर। और आज आपकी स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। और शरद जी के सामने हम रखने वाले हैं वो तमाम सवाल जो आप हमें लगातार भेजना है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज के शो में किन खास मुद्दों पर रहेगी नजर। जब आपकी कंपनी आपको देगी फॉर्म 16 तो दिक्कत से बचने के लिए किन बातों का आप रखें ख्याल। पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में लेने पर क्या 100% कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी या नहीं। और अगर प्रोफेशनल्स भर रहे हो प्रिजेंटिव टैक्स स्कीम के तहत रिटर्न तो कौन सी वो बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आईटी रिटर्न भरने की, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम सब अब इसकी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में सभी को मिलने वाले अपनी कंपनियों से फॉर्म 16, फॉर्म 16। तो शरद जी, सबसे पहला सवाल, तो जब फॉर्म 16 आए, मिले आपको अपने एम्प्लॉयर से, तो किन बातों को आपको एक बार चेक करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए? देखिए प्रियंका, जो फॉर्म 16 मिलता है ना, जब हाथ में आता है तो ऐसा लगता है सारे साल की जो खून पसीने की कमाई है वो सिमट के हाथ में आ गई हो देखने के लिए। तो उसमें ध्यान रखना, देखिए फॉर्म 16 का जो फॉर्मेट होता है वो टैक्स की कॉम्पिटिशन के रूप में होता है। मतलब उसमें टैक्स की कैलकुलेशन बाकायदा दी हुई होती है और टैक्स जो आपकी कंपनी ने जमा किया है उसका ब्यौरा दिया होता है। तो आपको चेक क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो सैलरी आपकी पे स्लिप में हर महीने आती थी क्या वो जुड़ के फॉर्म 16 में दिख रही है। आपको कुछ अलाउंसेस मिलते थे, क्या वो सारे अलाउंसेस उसमें आ गए हैं, क्योंकि उन अलाउंसेस में कुछ एक में एग्जेम्पशंस होती हैं, जैसे एचआरए है, मेडिकल है, एलटीए है, प्लस कुछ परक्विजिट्स मिलते हैं। ये देखना है कि वो परक्विजिट्स आए कि नहीं। इसके अलावा प्रियंका, ये भी देखने वाली बात है कि जो आपकी कंपनी ने टैक्स जमा कराया था, जो टैक्स आपका काट के जमा कराया था, वो उसमें पूरा का पूरा दिख रहा है कि नहीं। उसमें प्रियंका जो टैक्स जमा कराने की डिटेल्स होती हैं वो भी दी होती हैं, जो इस बात को प्रूव करता है कि आपकी कंपनी ने आपका काटा हुआ टैक्स सही सलामत और टाइम पे जमा करा दिया है। इसके अलावा एक बात और चेक करी जा सकती है कि 26AS जो होता है, जहां पर करदाता अपना कटे हुए टैक्स का ब्यौरा देख सकता है, तो 26AS से एक बार उसका मिलान अवश्य कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इन सारी बातों का ख्याल रखें। और क्योंकि अब डेट जैसे जैसे करीब आती है तो कई सवाल भी आते हैं। और ट्विटर पे मेरे पास भी एक सवाल आया है शरद, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अमर सिंह का ये सवाल है और वो बोल रहे हैं कि उनके एम्प्लॉयर ने 30 अप्रैल तक फॉर्म 16 उन्हें इशू नहीं किया है। तो ये टेंशन में है कि इससे क्या उनकी परेशानी आगे बढ़ जाएगी और उनकी तरह एसएससीज जो और होंगे उन्हें परेशान होना चाहिए अगर 30 अप्रैल तक नहीं मिला हो फॉर्म 16? देखिए अमन सिंह जी को हम ये सलाह देंगे प्रियंका कि अभी थोड़ा सा वो और सब्र कर लें। होता क्या है कि कंपनी जब अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करती है टीडीएस की, तो उसको 1 महीना मिलता है क्वार्टर खत्म होने के बाद। परंतु ये 31 मार्च वाला क्वार्टर होता है, इसमें सरकार 2 महीने देती है। मतलब 31 मई तक आप फॉर्म 16 इशू कर सकते हैं, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं। और 15 जून तक करदाताओं के हाथ में फॉर्म 16 आ जाता है, उसकी आखिरी तारीख है। तो अभी इनको थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। मान लीजिए कंपनी 31 मई तक भी नहीं देती है, तो फिर तो कुछ दाल में काला है। फिर कंपनी ने इसका मतलब टैक्स जमा ही नहीं कराया है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। पर कभी कभी प्रियंका, मान लीजिए कंपनी ने टैक्स नहीं जमा कराया और फॉर्म 16 किसी प्राइवेट सॉफ्टवेयर से जनरेट कर लिया, तो इसमें करदाता के लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसको अपनी जेब से वो टैक्स जमा करना पड़ेगा अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें और वक्त दें, और वक्त है आपके पास, इसलिए चिंता ना करें। और अगर दिक्कत बरकरार रहती है तो फिर से हमें लिखें। और अब जोड़ते हैं कुछ अपने दर्शकों को। मेरे साथ पुणे से अरविंद देशमुख फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते देशमुख साहब, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। बताइए, टैक्स को लेकर कहां परेशान हैं आप? शरद कोहली हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं आपको जवाब देने के लिए। हाँ नमस्कार, टैक्स गुरु कार्यक्रम मैं नियमित रूप से देखता हूँ और प्रियंका जी आप संचालन बहुत खूबी से करती है, इसलिए आपका अभिनंदन और धन्यवाद। जी धन्यवाद कि आप देखते हैं शो और अच्छा लगा। अब पूछिए अपना सवाल। मेरे 2 सवाल है। मेरे 2 डीमैट अकाउंट है। इन डीमैट अकाउंट के लिए मेंटेनेंस के चार्जेस के रूप में 960 रुपीज पर अकाउंट हर साल मैं देता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये खर्च कौन से इनकम से घटा सकता हूँ। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है,
मेरे पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, लेकिन मैंने इस साल मतलब 2016-17 में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 11,000 रुपये खर्च किए हैं और मेरे पास इसकी रिसीप्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि सेक्शन 80D के तहत 5,000 रुपये तक का जो डिडक्शन अवेलेबल है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकअप के लिए, वो मैं ले सकता हूँ क्या? धन्यवाद। जी हाँ अरविंद जी, पहले आपके पहले सवाल पे आते हैं। आपने पूछा कि आपने कुछ 960 रुपए डीमैट अकाउंट में जो बैंक ने या जो भी एजेंसी है उसने चार्ज लगा दिया है। देखिए ये चार्ज उसी को मिलता है, ये खर्चा उसी को क्लेम करने के लिए मिलता है जो कि शेयर्स की ट्रेडिंग का बिजनेस करता हो। तो मुझे नहीं पता आप शेयर्स की ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, ऐसा आपकी बात सुन के लग नहीं रहा। अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो फिर ये 960 रुपए आप कहीं से नहीं घटा सकते। दूसरा आपने पूछा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का सवाल है प्रियंका, कि ये प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप इन्होंने 5,000 रुपए खर्चे हैं। जी हाँ बिल्कुल, 5,000 रुपए तक के लिए आप उसमें 80D में क्लेम कर सकते हैं। बड़ा अच्छा काम करते हैं। पहले से चेकअप कराना प्रियंका बहुत अच्छा रहता है, बजाय इसके कि बीमारी लगने के बाद उसका इलाज कराना। तो 80D का फायदा अरविंद जी को बिल्कुल मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर योगेश जुड़ चुके हैं। नमस्ते योगेश जी, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप शरद से? मेरा सवाल हाउस रेंट अलाउंस को लेकर है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक हाउस रेंट अलाउंस की मैं रिसीट्स अपने एम्प्लॉयर को देता था और उसका एप्रोप्रिएट एग्जम्पशन रिबेट मेरे को HRA मिलता था उसमें दिया जाता था। इसके साथ साथ मैं अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी उसमें कोट करता था। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में कुछ इसमें प्रावधानों में बदलाव किया गया है, तो मैं ये जानना चाह रहा था ये बदलाव क्या है और यदि मैं जो अभी हाउस रेंट दे रहा हूँ उसको मैं किस रूप में इस वित्तीय वर्ष से ले सकता हूँ? योगेश जी, बहुत सारे करदाताओं के सवाल इस बारे में आ रहे हैं कि क्या इसमें फेरबदल हुआ है। अभी हाल ही में कुछ खबरें भी आई इससे संबंधित। तो पहला तो देखिए, जो आप रेंट रिसीट दे रहे हैं उसमें जो प्रावधान नए आए हैं वो TDS से रिलेटेड आए हैं। वो TDS के प्रावधान है कि अगर वो आप पे अप्लाई नहीं होते, हालांकि पर फिर भी हम बता देते हैं कि 5% TDS काटना है। अगर 50,000 रुपए पर मंथ रेंट आप पे कर रहे हैं तो 5% काट के आपको जमा करना है, टैन नंबर भी नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा प्रियंका, अभी ट्राइब्यूनल की भी रूलिंग आई और मैं बहुत सारे सवाल पहले भी कार्यक्रमों में सुनता रहा हूं कि रेंट रिसीट देते टाइम किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो 3 शब्द में अगर मैं बोलूं तो सावधान, सावधान और सावधान, क्योंकि सरकार ने इतनी सख्ती कर दी है। पहला सावधान कि आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में रेंट अग्रीमेंट अवश्य होना चाहिए। दूसरा सावधानी कि आपके अकाउंट से निकल के पैसे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जाने चाहिए। तीसरी सावधानी, वो लैंडलॉर्ड साहब उसको अपनी इनकम में अवश्य दिखाएं। अगर प्रियंका ये तीनों सावधानी ली हुई हैं तो मैं एक अतिशयोक्ति के रूप में बोलूंगा कि दायां हाथ बाएं हाथ को भी रेंट दे तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। बिल्कुल, यानी आप जेन्युइनली आप अगर किराया पे कर रहे हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात को प्रूव कर रहे हैं, तो डरने की कोई बात है ही नहीं। अगला सवाल विजय गुप्ता जी का। इन्होंने साल 2014-15 में 2 कंपनियों में काम किया है और इन दोनों कंपनियों ने TDS काटकर इन्हें सैलरी दी है। लेकिन विजय जानना चाहते हैं कि इस साल का टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था। वो जानना चाहते हैं कि क्या अब ये रिटर्न फाइल करना मुमकिन है इनके लिए? हाँ प्रियंका, ये तो विजय जी के लिए अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं किशोर दा के अंदाज में कुछ कहना चाहूंगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। खैर मैं ज्यादा कहूंगा तो आप कहेंगे कि टैक्स गुरु नहीं गायन गुरु बन गया। छोड़ो ये ना सोचो। देखिए विजय जी से गलती तो प्रियंका हो गई है, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट इनके लिए थी वो 31 मार्च 2017 की थी, वो इनसे अब निकल गई है। और 2 फॉर्म 16 आपने जिक्र किया, तो 2 फॉर्म 16 मिला के प्रियंका उसमें टैक्स भी बन जाता है, क्योंकि जब आप दोनों को जोड़ते हैं, नॉर्मली लोग 12B नहीं जमा करते तो टैक्स बन जाता है। तो इनके लिए अब मैं आसान तरीका तो ये बताता हूं कि जो टैक्स बनता है वो जाके जमा करा दे। बाकी जहां तक बात रिटर्न फाइल करने के लिए, इसमें एक ही रास्ता है प्रियंका कि ये अपने कर अधिकारी के पास जाएं, उनसे बोले कि साहब मेरे से ये गलती हो गई है, तो एक सेक्शन 148 में एक नोटिस इशू करेंगे। उस नोटिस के अगेंस्ट आप टाइम बार्ड रिटर्न ये कहलाती है, उसमें आप फाइल कर सकते हैं। अगले साल से तो प्रियंका ये समय और 1 साल हो जाने वाला है, तो अभी तो ये 2 साल भी खैर इनसे मिस हो गए। तो विजय जी आप टैक्स जमा करा दीजिए और कर अधिकारी से मिल लीजिए।
अगला सवाल आरजी चंदवानी जी का। इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी 98 लाख रुपए में बेच दी थी, जिस पर उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है। इस रकम में से 50 लाख रुपए से इन्होंने NHAI के बॉन्ड खरीदे और 48 लाख की एक और प्रॉपर्टी खरीदी। हालांकि दोनों ट्रांजैक्शन इन्होंने ज्वाइंट नेम पर किए हैं। अब IT अथॉरिटी इन्हें सिर्फ 49 लाख रुपए पर ही टैक्स छूट दे रही है। चंदवानी जी जानना चाहते हैं क्या है टैक्स नियम इससे जुड़े हुए। चंदवानी जी, आपके लिए सलाह यह है कि देखिए, ये मकान मिलजुल के लिया गया। जब दूसरे का नाम डलवा देते हैं ना प्रियंका, तो या तो कोई एस्टेट प्लानिंग के लिए डलवा देते हैं कि आगे के लिए दिक्कत ना आए, या प्रेम में डलवा देते हैं कि किसी से आप बहुत प्रेम करते हैं, आप उसका नाम अपने साथ डलवा देते हैं, परंतु उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये मिलजुल के लेने में कर विभाग की प्रतिक्रिया भी प्रियंका कुछ मिली जुली सी आई। तो इस पर अभी हाल ही में ट्रिब्यूनल का एक फैसला आया और 2012 में हाईकोर्ट का भी एक फैसला आया था। फैसला यह आया कि जिसने पैसा लगाया है सारा का सारा बेनिफिट उसी को ही मिलेगा, दूसरे का नाम सिर्फ डलवा देने से काम नहीं बनने वाला। तो आप उन कर अधिकारियों को इस फैसले के बारे में बताइए, अवश्य आपको पूरा का पूरा वो बेनिफिट जरूर देंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्रोफेशनल्स को प्रिजेंटिव टैक्स स्कीम के तहत रिटर्न भरने के पहले किन बातों का रखना है ख्याल, शरद कोहली आपको देने वाले हैं क्विक अपडेट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, रहिए हमारे साथ, टैक्स की बारीकियों को समझिए और टैक्स बचाइए भी। असेसमेंट ईयर 2017-18 पहला साल होगा जब प्रोफेशनल्स भी प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के तहत अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, और इसीलिए प्रोफेशनल्स के लिए खास जानकारी लेकर आए शरद कोहली। शरद, बताइए किन बातों का ख्याल रखना है प्रोफेशनल्स को। प्रोफेशनल्स के लिए प्रियंका एक नया प्रावधान आया है जिसको हम बोलते हैं 44ADA। तो मैं अगर 2 लाइन में इसके फायदे बताऊं तो मैं ऐसे बोलूंगा, क्या आया है इस साल से सेक्शन 44ADA के प्रोफेशनल्स की कर देने की राह में जैसे जल गए हो हजारों दिए। तो वाकई में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि प्रोफेशनल्स को क्या था प्रियंका के किताबें मेंटेन करनी पड़ती, क्योंकि प्रोफेशनल्स के जो खर्चे होते थे ना, उनके बिल्स इकट्ठे करने, उनको फिर प्रूव करना बहुत समस्या था। तो सरकार ने जो ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट था, वो ट्रेडर्स अब 50 लाख तक अगर आपकी टोटल रेवेन्यू है तो आप इस 44ADA प्रिजम्पटिव टैक्स का लाभ उठा सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करके उस पे आपने टैक्स दे देना है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोफेशनल्स इसमें आते हैं। देखिए, लॉ प्रोफेशन से हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। और सरकार समय समय पर नए प्रोफेशनल्स को नोटिफाई भी करती रहती है। तो आपको कोई खाते रखने की जरूरत नहीं है, आप एक सुगम फॉर्म लीजिए, फॉर्म लेके और उसमें 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करिए, उस पर टैक्स निकालिए और जमा कर दीजिए। कोई सवाल, कोई खाते रखने की जरूरत नहीं। लेकिन हम बढ़ेंगे सवालों की तरफ, क्योंकि हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यमुना नगर से भारत भल्ला मेरे साथ है। नमस्ते भल्ला जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल 269ST से रिलेटेड है। हमारा ये कमीशन एजेंट का काम है सब्जी मंडी से रिलेटेड, जिसमें कि हमारे साथ ज्यादा एग्रीकल्चरिस्ट और किसान जुड़े रहते हैं। तो हम जो है उनको पेमेंट जो उनके सब्जी और फ्रूट की होती है वो कैश करते हैं, और वो भी कैश की ही डिमांड करते हैं, चेक एक्सेप्ट नहीं करते। तो और जो लेने वाले होते हैं उसमें भी ज्यादातर रेडी और दुकानदार होते हैं, वो भी कैश ही हमको देते हैं। तो उसके जो एक्ट के अकॉर्डिंग हम 2 लाख से ऊपर ईयरली ले नहीं सकते। तो सर, क्या एग्रीकल्चरिस्ट के लिए इसमें कोई स्पेशल छूट वगैरह है इस एक्ट में? भारत जी, आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है जो आप पे करते हैं, जो आप आगे अपने सप्लायर्स को, वेंडर्स को पे करते हैं। तो देखिए, उसमें एक प्रियंका सेक्शन 40A3 होता है, उसके अंतर्गत अभी जो नए प्रावधान आए कि आप 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाती है। तो अब भारत जी, आप जो 10,000 से ऊपर करते हैं डिसअलाउ हो जाती है, तो उसमें एक रूल 6DD है प्रियंका, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं। उस एक्सेप्शंस में ऐसे लोग दिए हुए हैं जिनका की बैंक अकाउंट नहीं है, या मान लीजिए आपको छुट्टी वाले दिन अर्जेंट आपने पेमेंट करनी है, तो आप कहां से बैंक अकाउंट लाएंगे, तो कैश देना पड़ता है। तो आप जो आपने खर्चों की पेमेंट करनी है भारत जी, उनको तो आप 6DD का रूल चेक करके, अगर उसके अंतर्गत वो आता है
तो आप कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर कर सकते हैं। दूसरा पहलू आपका है जो आप पेमेंट लेते हैं, तो देखिए 269ST जो नया प्रोविजन आया है बहुत डरावना सा प्रियंका, जिसमें 2 लाख से ऊपर आप कैश लेंगे तो लेने वाले के ऊपर 100% पेनल्टी है, उसी से संबंधित इनका है। तो उसमें आप पेमेंट लें, वो एक ट्रांजैक्शन की भारत जी लिमिट है। मतलब अगर आपके जो लेने वाले हैं, जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट हॉकर्स हैं, जिनसे भी आप पेमेंट लेते हैं, 2 लाख रुपए एक सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए उनसे पेमेंट लीजिए। अलग अलग अगर लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल गुड़गांव से डॉक्टर SM सरीन जी का है। इनकी इनकम पेंशन, बैंक ब्याज और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी से होती है। साथ ही पिछले वित्त वर्ष में सरीन साहब को प्रॉपर्टी बेच के कैपिटल गेन का भी फायदा मिला है। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या वो प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम का फायदा लेते हुए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इसके लिए कौन सा रिटर्न फॉर्म इन्हें भरना है। अब देखिए प्रियंका, प्रिजम्पटिव टैक्स का आपने नाम लिया और सरीन साहब का कंसल्टेंसी भी है, कैपिटल गेन भी है, इनकम फ्रॉम, क्योंकि पेंशन है तो इनकम हम सैलरी भी है, 5 में से 4 इनकम तो इनकी है ही है। तो अब वैसे प्रिजम्पटिव टैक्स के लिए प्रियंका सुगम फॉर्म 4 यूज होता है, पर अब उसमें कैपिटल गेन का कहीं प्रावधान नहीं दिया हुआ है। तो अब ये समस्या खड़ी हो गई कि उसमें कैपिटल गेन कहां दिखाएं, ना दिखाएं, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए फॉर्म 3 जो नया लॉन्च किया गया है उसको आप लें। उसमें एक नीचे कॉलम नंबर 53 है, उसमें प्रियंका एक जगह बनी हुई है जहां पर लिखता है अगर आप खाते नहीं मेंटेन करते हैं तो अपनी ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस प्रॉफिट और खर्चे आप तीनों वहां लिख दें। तो आप फॉर्म 3 का प्रयोग करें, प्रिजम्पटिव टैक्स का बेनिफिट भी लें और कैपिटल गेन भी सरीन साहब दिखाएं। अगला सवाल गुरप्रताप सिंह लांबा जी का है। ये दवाओं के थोक व्यापारी हैं और इनकी सालाना बिक्री है 55 लाख रुपए। गुरप्रताप जी के सारे सौदे चेक के माध्यम से होते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें सेक्शन 44AD का फायदा मिल सकता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल गुरप्रताप जी, आपने सवाल बिल्कुल दुरुस्त पूछा है। 8% प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट है प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार ने अभी हाल में जब नोटबंदी हुई थी तो सरकार ने प्रावधान निकाला था कि जो लोग डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए, जो लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, वो 8% की जगह 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें, उस पर टैक्स दे दें। अब इन्होंने प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि इनकी चेक से डीलिंग है। तो चेक से डीलिंग भी गुरप्रताप जी, हम आपके सवाल को और दुरुस्त बना देते हैं। चेक से डीलिंग भी उस डिजिटल मुहिम में शामिल की जा रही है और वो 6% का फायदा आप बाकायदा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या पत्नी के नाम पर खोला जा सकता है NPS का अकाउंट। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, हाजिर हैं हम टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब लेकर। उल्लासनगर से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सुनील एलानी जी। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। पूछिए अपना सवाल, हमारे एक्सपर्ट शरद कोहली आपकी मदद करेंगे, बताइए। सर, मैं बैंक में काम करता हूँ। मैंने एक सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर के NPS अकाउंट ओपन किया है और उसमें मैं 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या मैं अपनी वाइफ के नाम पे भी अकाउंट ओपन कर सकता हूँ एडिशनल बेनिफिट लेने के लिए 50,000 और से? देखिए सुनील जी, हाँ जी, हाँ। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, जो हम लोग को बैंक में हम लोग को 4 साल में 1 महीना लीव इन्वेस्ट करने को मिलता है, तो उस पर भी टैक्स काटी जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। देखिए सुनील जी, जो पहला सवाल आपका है कि आपने 80 CCD में अकाउंट खुलवाया है NPS का, तो वाइफ के नाम आप जमा करा सकते हैं, अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, पर जो बेनिफिट है वो स्वयं का मिलता है, बेनिफिट आप स्वयं का लेते हैं। दूसरा, आप क्योंकि 50,000 की लिमिट जो 80 CCD 1B में प्रियंका होती है उसको पूरी अगर खत्म कर चुके हैं तो वो तो 50,000 से ऊपर वैसे भी नहीं मिल सकती, तो आप केवल अपने पे ले सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप स्वयं के किए गए इन्वेस्टमेंट पे ये ले सकते हैं। 18 से 60 साल तक के लोग इसमें कर सकते हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा कि आपको बैंक से LTA मिलता है, 4 साल में 2 बार वो मिलता है और उसमें आपको बाकायदा बिल देने होते हैं। जो आपने ट्रैवल किया है उसमें इकोनॉमी क्लास एयर फेयर या सेकंड क्लास AC ट्रेन का फेयर आप दे सकते हैं और अपने फैमिली के साथ आप जाके बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी उसके अलावा स्पेसिफिक आप कुछ जानना चाहते होंगे तो आप फिर कभी और पूछ सकते हैं। और इसी के साथ टैक्स गुरु में इतना ही। शरद, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। टैक्स गुरु में आप भी भेज सकते हैं अपने सवाल, और सवाल भेजने के लिए आप हमें SMS कर सकते हैं 51818 पर, या हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। बस सवाल के साथ अपना नाम
और मोबाइल नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो यहीं दीजिए इजाजत, हमें अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।